हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातों को सुना होगा कि जो कानून के निर्माता हैं कई बार वो कानून को तोड़ने में भी बहुत आगे रहते हैं। मैं दरअसल सीधे शब्दों में बात करूं तो यहां पर बात कर रहा हूं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति का अपराधीकरण। मैं आपको एक ऐसा डेटा दिखाऊंगा कि जिन लोगों को हम इलेक्शन जिता के लेजिस्लेचर के अंदर, सरकार के अंदर भेज रहे हैं, उन लोगों की बड़ी संख्या है जिनके ऊपर एक जो नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस बहुत बड़े नंबर में है। अभी अगर हाल फिलहाल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो कुछ रिफॉर्म्स हैं, वैसे रिफॉर्म भी हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहे हैं। अभी जो कुछ बड़ी एक जो न्यूज़ है, अगर ये सही मायने में अगर इन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाता है तो डेटा में दिखाऊंगा। लेकिन अभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इसको प्रपोज करा गया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स, ऐसे जिनके ऊपर कुछ आपराधिक मामले हैं या फिर जिनको 30 दिन की कस्टडी में सीरियस ऑफेंसेस में उनको रखा गया है, तो वैसी कंडीशन में वो जो है अपने पद पर नहीं बने रह सकते। ऐसे कुछ मामले यहां पर लाए गए हैं। देखेंगे तो अब जो अमित शाह गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने के लिए 3 विधेयक पेश करने की बात यहां पर करी जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए चीजों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 20 अगस्त को 3 जो मेजर बिल हैं उन बिल को पेश किए जाने की बात करी गई है। इनमें क्यों इनको बिल्कुल लाने की बात करी गई है, तो इनका ऑब्जेक्ट ये है कि प्रधानमंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर्स, उसके साथ साथ में सीएम और साथ ही साथ यूटीज के भी जो मंत्री हैं, अगर उनके ऊपर लंबे समय से कुछ क्रिमिनल केसेस लग रहे हैं या फिर लंबे समय तक उनको हिरासत में रहने पर अपने पद पर वो सर्व नहीं कर सकते, अपने पद पर वो नहीं बने रहेंगे। ये ऐसे जो नए बिल्स हैं, कुछ नए बिल लाने की जो बातें हैं वो बातें यहां पर करी गई है। अगर प्रधानमंत्री, सीएम, मंत्री या फिर अगर इन पर कुछ सीरियस क्राइम हो और वो लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहें, तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली वो स्वतः पद से हटा दिए जाएंगे। सजा का प्रावधान मिनिमम 5 साल या फिर उससे अधिक वाले अपराधों पर लागू होगा। यानी कि 30 दिन तक अगर अरेस्ट रहें तो आपको ध्यान रखना होगा कि 31वें दिन ऑटोमेटिक वो अपने पद पर नहीं बने रहेंगे। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जब वो गिरफ्तारी से आ जाएंगे तो फिर से वो पद पर आ जाएंगे। ये एक समस्या है। हम देखेंगे विधेयक का एक ये प्रावधान ये कहता है कि यदि प्रधानमंत्री द्वारा किसी मंत्री को हटाने की सलाह 31वें दिन तक राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाती तो वो मंत्री ऑटोमेटिकली हट जाएगा। फिर प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन की जो जरूरत है वो जरूरत भी यहां पर नहीं रहेगी। जिन तीनों बिल्स के बारे में बात करी जा रही है, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। संविधान 130वां संशोधन बिल 2025 यहां पर देखेंगे तो आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जो प्रोविजंस करता है, आर्टिकल 164 और साथ ही साथ आर्टिकल 239AA, इनके अंदर अमेंडमेंट किया जाना है। इसमें पीएम, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और दिल्ली, इनके मंत्रियों को हटाने का प्रावधान यहां पर करा गया है। इसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, यहां पर जम्मू कश्मीर के सीएम और जो मंत्री हैं उनको हटाने का जो प्रोसेस है उसकी यहां पर जो है उसके बारे में जो प्रक्रिया वो प्रक्रिया बनाएगा। साथ ही साथ यूटी से रिलेटेड भी एक बिल है। ये पुदुचेरी और अदर जो यूटीज हैं वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उनको कैसे हटाया जाएगा, वहां के जो वहां पर जो प्रशासक कर रहे हैं, फिर वहां पर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के लिए इस बिल को यहां पर लाया जा रहा है। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे इन सब चीजों को लागू करा जाएगा, तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री इनको कौन हटाएगा, भारत के राष्ट्रपति। राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री हटाएंगे। मुख्यमंत्री यानी कि जो राज्य के मुख्यमंत्री है तो सीधी सी बात है राज्यपाल, और मुख्यमंत्री अगर यूटी के हैं तो फिर उपराज्यपाल, यानी कि जो हमारे जैसे दिल्ली के मामले में बात करें तो अलग अलग जो हमारे जो उपराज्यपाल हैं वो यहाँ पर ऐसे काम कर रहे होंगे। रिहाई के बाद में पुनर्नियुक्ति संभव है। अगर आप चले भी गए जेल, यानी कि ये राजनेता अगर जेल चले जाते हैं वापस आ जाते हैं तो फिर से पद मिल जाएगा। हिरासत से रिहा होने पर संबंधित व्यक्ति को फिर से उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ये एक क्लॉज ऐसा है कि इस पर विचार किया जाना, थोड़ा सा इसको रिकंसिडर किया जा सकता है कि अगर ऐसा मान लो कोई सजा मिली है, जेल में रह आए, फिर से आके उस पद पर बैठ गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा रिकंसिडरेशन होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या ये सारा मामला है? हालांकि मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा और डेटा काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। हम देखेंगे तो यहाँ पर इस कदम के पीछे जो तर्क हैं वो तर्क प्रस्तुत करे गए। अब जो अपोजिशन है, अपोजिशन तो कुछ आरोप भी लगा रहा है। यहाँ पर शाह के द्वारा अपने, यानी कि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा अपने स्टेटमेंट में कहा गया कि जो मंत्रीगण हैं वो जनता की उम्मीदें, आशा और विश्वास का प्रतीक होते हैं, और गंभीर अगर उनके ऊपर सीरियस आपराधिक आरोप में अगर उसमें वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर सुशासन और संवैधानिक मर्यादा उनको वो प्रभावित कर सकते हैं। संविधान में अभी तक कोई भी ऐसा जो स्पष्ट रूप से एक्सप्लिसिटली ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इन सब चीजों को यहां पर जोड़ा जा रहा है।
अब विपक्ष इस पर आपत्तियां क्यों कर रहा है, तो विपक्ष के द्वारा भी कुछ आपत्तियां हैं, उन पर भी गौर कर लेते हैं एक बार को। प्रियंका गांधी जी के द्वारा बोला गया कि ये पूरी तरह से दमनकारी हो सकता है और संविधान विरोधी है। उनके द्वारा कहना है कि भाई साहब ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सीधी सी बात है वहां पर राज्यपाल, और राज्यपाल किसके, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे तो वो किसी भी राज्य के सीएम हैं, उनके ऊपर इस कानून का मिसयूज किया जा सकता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहां पर बढ़ सकता है इन चीजों का। किसी भी सीएम पर मनमाने तरीके से केस डाल के 30 दिन जेल में रखा जा सकता है और वो पद से हट जाएगा, और ये लोकतंत्र और संविधान दोनों के खिलाफ है। ऐसा विरोध यहां पर इनके द्वारा करा गया। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो हमारा कंट्री है, इस कंट्री को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा, सत्ता स्थायी नहीं है, लेकिन बीजेपी ये चीज बोल रही है, यानी कि उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया। इसी प्रकार से टीएमसी के जो अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कहा कि सरकार जो है सत्ता, धन, नियंत्रण ये सब पाने में लगी है, यानी कि अल्टीमेटली विपक्ष के द्वारा भी जोरदार जबरदस्त तरीके से इसका विरोध करा गया। ये आरोप भी लगाया गया कि बहुत जल्दबाजी में इन सारी चीजों को लाया गया है। लेकिन यहां पर जो गृह मंत्री साहब, उन्होंने ये बोला कि हम इसे जल्दबाजी में नहीं लाएं, बल्कि इसे हम ज्वाइंट जो पार्लियामेंट कमेटी है वहां भी हम इसको भेजेंगे कि जल्दबाजी में नहीं लाए गए हैं, इन्हें संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी उसके पास भेजा जाएगा और उसके बाद में सारी जो प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ेंगी। अब मैं जो आपको गौर डालना चाहता हूं वो है क्रिमिनल डेटा। अगर मैं आपको इस क्रिमिनल डेटा को दिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि ये हमारे देश में हो क्या रहा है। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, वो उनके ऊपर खुद क्राइम के इतने ज्यादा जो मामले हैं वो मामले हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। उस डेटा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी सूचना के बारे में बात करते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को आप 24,999 में अवेल कर सकते हैं। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको शुभ 50 इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर पाने के लिए जीएससी सेट टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए 23 तारीख को रिवील होने वाला है, शाम को 7:30 बजे यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी चैनल पे। ये मैं अभी सरप्राइज ओपन नहीं करूंगा, आप इस चैनल पर लाइव जाएं, इसी समय पर जाके इसको देखें। तो ये एक जो आपको बहुत बेहतरीन ऐसा सरप्राइज जो आपकी तैयारी को पूरी तरह से बदल देगा। मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स यहां पर लेके आया हूं, कुछ रिसर्च यहां पर लेके आया हूं। रिकॉर्ड 46% ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एमपीज फेसिंग क्रिमिनल केसेस। आप देखेंगे 251, 543 में से 251 जो मेंबर हैं, और ये परसेंट कितना बन रहा है, 46% बन रहा है। ऐसे नए हमारे लोकसभा के सांसद हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। आइए एक बार डेटा पर नजर डालते हैं। देखेंगे 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, 543 विजेताओं में से 251 सांसद हैं, और ये 46% हो रहा है। इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 27 सांसदों के खिलाफ कन्विक्शंस भी ऑलरेडी यहां पर हो चुकी है, राइट। 170 सांसदों यानी कि 31% पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जैसे कि हत्या, बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ में जो अपराध हैं, ऐसी सारी चीजें उनके ऊपर हमें यहां पर दर्ज देखने को मिल जाएंगी। ये जो रेट था पूरा 2009 में 30%, यानी 162 सांसद से अब ये 30% से बढ़ के ये रेट आ गया है 46%, यानी कि वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही। नेगेटिव की तो बात ही छोड़ दो। ये अपराध वाले राजनीतिक प्रतिनिधियों में लगभग 55% वृद्धि को दर्शाता है। कमाल की बात आप ये देखना कि जो ऐसे प्रतिनिधियों की जीतने की दर है, जीत भी वही लोग ज्यादा रहे हैं जिनका अपराध ज्यादा बड़ा है या फिर ज्यादा अपराध उन्होंने। अभी आपको डेटा दिखाऊंगा, देखिए इनमें से 2024 में चुनाव जीतने वाले सांसदों के लिए जो पराज्ञान दर यानी कि इलेक्टोरल सक्सेस रेट है, जिन पर केस हैं, वो लगभग 15.3% था, जबकि निर्दोष उम्मीदवारों की सफलता दर केवल 4.4%। आप देख रहे हैं जिनके ऊपर क्राइम है 15.3% सफलता दर, और जो निर्दोष हैं 4.4% सफलता दर। ये डेटा कह रहा है हमारा, और ये एकदम ऑथेंटिक, ये एडीआर का डेटा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई मेरा डेटा नहीं है, ये एडीआर का डेटा बता रहा है। इवन यहां पर तो आपको पार्टीवार भी आपको यहां पर क्रिमिनल जो केसेस हैं उनका, क्योंकि इलेक्शन से पहले सारा डेटा यहां पर रिवील करा जाता है, तो आप यहां पर देखने की कोशिश करो। ये प्रॉपर एडीआर का डेटा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जो मौजूदा सांसद हैं 40% के आसपास, उनमें से 25% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले के आरोप हैं, जैसे हत्या, मर्डर, रेप, ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे। और राज्यवार डेटा देखें तो केरल में सबसे ज्यादा 73% सांसदों के खिलाफ ऐसे मामले हैं, बिहार में 50%, महाराष्ट्र में 57%, तेलंगाना में 50%। ये और भाई साहब आप पार्टीवार भी यहां पर देख सकते हैं कि किस पार्टी में कितने क्रिमिनल केसेस वाले सांसद हैं। तो आप देखेंगे बीजेपी 36%, कांग्रेस 53%, टीएमसी 39%, सीपीआईएम 75%, आप 27%। तो ये यहां पर ऐसे जो क्रिमिनल केसेस के मामले हैं इतने हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर नजर डालिए। 543 लोकसभा सांसदों में से 251 सांसदों पर आपराधिक मामले और 170 सांसदों पर गंभीर अपराध, 5 से या फिर ज्यादा साल तक की सजा वाले अपराध हैं वो दर्ज हैं। स्पेशली केरल के 20 सांसदों में 19 यानी कि 95% पर आपराधिक मामले और उनमें से 11 सांसदों पर गंभीर मामले हैं वो उनके ऊपर दर्ज हैं। तो ये कंडीशन है हमारे कंट्री में। कुछ डेटा के बारे में बात करें, थोड़ा सा इस डेटा पर और नजर डालो आप। सांसदों में आपराधिक मामलों का परसेंट 2024 में कितना है? 46%, ठीक है, यानी कि 543 में 251, राइट। गंभीर आपराधिक मामलों की दर देखें तो 31%, 170 सांसद हैं इसके अंदर में। पक्षवार और राज्यवार विभाजन देखें, कांग्रेस 53% और केरल 73% मैक्सिमम हमें देखने को मिलेंगे। चुनाव जीत का प्रभाव देखो, अपराध वाले जो उम्मीदवार हैं जीतने की दर 15.3%, निर्दोषों की तुलना में ज्यादा, वहां पर 4.4% कुछ समथिंग ऐसा था। तो आप देख रहे हैं बड़ा एक अंतर, जितना बड़ा अपराधी उतना ज्यादा जीतने की संभावना। प्रमुख उदाहरण पप्पू यादव, अनंत सिंह, देखो नाम हम किसी का ऐसा नहीं, लेकिन यस डेटा रियलिटी यही बताता है। पृष्ठभूमि रिपोर्ट यानी कि जिस संगठन स्तर पर अपराध राजनीतिक जो गठजोड़ है इसका खुलासा यहां पर करा जाता है। एक जो नेक्सस बनता है ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटाइजेशन ऑफ क्राइम, अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, ये एक जो नेक्सस हमें देखने को मिलता है जो कि कहीं ना कहीं एक व्यवस्था को खोखला कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो बिल लाए जा रहे हैं, इन बिल में ये कितने बेहतर तरीके से सरकारें इसका उपयोग करती हैं या फिर इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर और एक बड़ा खतरा माना जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।